हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल खाड़ी की शाखा। बंगाल खाड़ी की शाखा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा है। इसके पहली शाखा क्या है वो हम लोग ने इसके पहले वीडियो में देखा है, ठीक है। यदि आप इसके पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा कर के देखिए, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। बंगाल खाड़ी की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की जो शाखा है, इस शाखा में हम लोग पढ़ेंगे कि इस शाखा के कारण भारत में किन किन क्षेत्रों में वर्षा होती है और किन किन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। तो शुरू करते हैं हम लोग बंगाल खाड़ी की शाखा। सबसे पहले जो हम बताए थे कि अरब सागर शाखा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यानी ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली शाखा थी अरब सागर शाखा, ये भारत की दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर दिशा की ओर वो प्रवाहित होती है। तो बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा है ये भी भारत के उत्तर पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब भारत के उत्तर पूर्व की ओर ही दोनों शाखाएं प्रवाहित होती है तो क्या भारत की ये जो पूर्वी तट है यहाँ पे बारिश होता है या नहीं होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं के कारण भारत की ये जो पूर्वी तट है यहाँ पे बारिश नहीं होता है। तब क्या होता है कि लेकिन यहाँ भी बारिश होता है। यहाँ जो बारिश होता है वो लौटता मानसून के एक पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्पन्न होता है बंगाल खाड़ी की शाखा में, इसी चक्रवात के कारण भारत के जो पूर्वी तट है वहाँ पे बारिश होता है। इस पार्ट में हम लोग केवल देख रहे हैं कि बंगाल खाड़ी की शाखा, तो बंगाल खाड़ी की शाखा जैसे ही बंगाल से निकलती है तो वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर पूर्व में सबसे पहले वो मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती है। शिलोंग पठार से टकराने के बाद वहीं पर वर्षा होता है। वर्षा होने के पीछे कारण है क्योंकि बंगाल खाड़ी की ये जो हवा निकलती है, ये बंगाल खाड़ी की जो शाखा है जिसके कारण हवा जो चलता है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो जहाँ भी पर्वत पहाड़ों से टकराती है वहीं पे वर्षा होता है। वर्षा होने के पीछे कारण होता है कि जैसे ही नमी भरी हवा पर्वत या पहाड़ों से टकराती है तो वो टकराने के बाद ऊपर उठता है और ऊपर उठते टाइम में उसका जो तापमान है वो कम होने लगता है और जैसे ही तापमान कम होता है तो वो अपना नमी पर्वत के ढालों पर छोड़ देती है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वत के ढालों पर वर्षा होता है। इसीलिए जो बंगाल की खाड़ी से जो हवा निकलती है वो मेघालय के शिलोंग पठार पे टकराती है और शिलोंग पठार पे जोरदार बारिश होता है। और इसमें भी ये जो 3 पर्वत है जिनका नाम है गारो खासी जयंती, इन तीनों पठारों में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो खासी पठार पे होता है। यानी खासी जो पर्वत पठार है उस पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और खासी पठार में ही चेरापूंजी और दूसरा मासिनराम है। मासिनराम और चेरापूंजी जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला अगर कोई राज्य है तो वो है मेघालय, और मेघालय में भी ये जो खासी पहाड़ी है वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और चेरापूंजी मासिनराम में भी मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। औसतन यहाँ पे 1080 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको 1300 सेंटीमीटर भी देखने को मिलता है। यानी कि एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर बारिश होता है केवल ये मासिनराम में। इसीलिए भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो राज्य है वो है मेघालय, और जगह जब पूछेगा तो वो है मासिनराम, ठीक है। और यहीं से आपके दिमाग में आएगा कि अब ज़्यादा बारिश वाला तो हो गया जगह मासिनराम, लेकिन भारत में सबसे कम बारिश वाला जगह कौन है, तो वो है लेह, जहाँ पे औसतन वार्षिक
वर्षा जो है वो मात्र 5 सेंटीमीटर है। यानी कि भारत के जो सबसे सूखा हुआ स्थल है वो है लेह, जहाँ पे एक वर्ष में केवल 5 सेंटीमीटर ही बारिश होता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल की जो खाड़ी है या बंगाल खाड़ी की जो शाखा है वो उत्तर पूर्व में मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती है और वहाँ वर्षा कर देती है। और मेघालय से के शिलोंग पठार से टकराने के बाद वो सुरमा घाटी में प्रवेश करती है। सुरमा घाटी जो असम का है, मेघालय का दक्षिण में जो असम का जो भाग है उसी में सुरमा घाटी है। और वहीं सुरमा घाटी में ये जो बंगाल खाड़ी की शाखा जो है वो शिलोंग पठार के बाद प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही सुरमा घाटी में ये प्रवेश करती है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से वो गुजरता है। और जैसे ही वो गुजरता है, जहाँ पे तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा होता है ब्रह्मपुत्र, जिसके कारण वहाँ पर अपना नमी त्याग देता है या नमी छोड़ देता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो सुरमा घाटी है उसके 3 तरफ से कौन कौन पठार है, तो उत्तर साइड से तो हिमालय हो गया, और ये पूरब से भी हिमालय है, और दक्षिण से ये शिलोंग पठार है। इसी कारण होता है कि जो बंगाल खाड़ी की शाखा सुरमा घाटी में प्रवेश करता है तब उसको निकलने का कोई जगह नहीं मिलता है और वो पहाड़ों से टकराता है, जिसके कारण उसके तापमान में कमी होता है और इसी कारण ब्रह्मपुत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बंगाल खाड़ी की शाखा जो बंगाल खाड़ी से निकली वो मेघालय में टकराई और उसके बाद सुरमा घाटी में टकराई। और वहीं पे सुरमा घाटी में टकराने के बाद बंगाल खाड़ी की एक दूसरी शाखा जो हुगली नदी हो करके उत्तर भारत में प्रवेश करती है। उत्तर भारत में जैसे ही वो प्रवेश करती है तो सबसे पहले मिलता है कोलकाता, उसके बाद पटना, उसके बाद इलाहाबाद और उसके बाद दिल्ली। ठीक है, यानी कि बंगाल खाड़ी की ही जो दूसरी शाखा है, पहला शाखा तो इधर मेघालय और सुरमा घाटी में प्रवेश कर गया, लेकिन उसी का जो दूसरा शाखा है वो हुगली नदी से हो करके उत्तर भारत में वो प्रवेश करती है, जहाँ पे सबसे पहले मिलता है कोलकाता, और कोलकाता के बाद पटना, और पटना के बाद इलाहाबाद और उसके बाद दिल्ली। जैसे ही बंगाल खाड़ी की शाखा उत्तर भारत में प्रवेश करती है तब जहाँ सबसे पहला जो स्थान पड़ता है वहाँ पर तो बारिश सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे उत्तर भारत में आगे बढ़ता जाता है उसकी नमी में कमी देखी जाती है, और जैसे जैसे उसकी नमी में कमी होती जाती है तो वर्षा का भी जो दर है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही बंगाल खाड़ी की शाखा उत्तर भारत में कोलकाता में गई तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, यानी 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है कोलकाता में। ठीक है, और उसके बाद उत्तर भारत में आगे बढ़ते हुए पटना मिलता है। पटना में वार्षिक जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद है इलाहाबाद में जो वार्षिक वर्षा होती है वो है 76 सेंटीमीटर। इलाहाबाद वो है 76 सेंटीमीटर। और सबसे लास्ट में जो है दिल्ली है, यानी उत्तर भारत के सबसे लास्ट में दिल्ली में बंगाल खाड़ी शाखा जो है वो वर्षा कराती है, वो है मात्र 56 सेंटीमीटर। यानी कि दिल्ली तक जाते जाते बंगाल खाड़ी की शाखा अपने नमी सबसे ज़्यादा कम कर देती है, यानी लगभग कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ने पर उसके पास वर्षा कराने की क्षमता 9 के बराबर होता है। उसके बाद बंगाल खाड़ी की शाखा आगे बढ़ते हुए वो दिल्ली के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में जाने के बाद वो राजस्थान की जो अरावली पर्वत है वहाँ टकराता है। लेकिन अरावली पर्वत से टकराने के बाद भी राजस्थान में वर्षा नहीं होता है,
यानी यही बंगाल की खाड़ी जो कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद और दिल्ली में तो वर्षा करा दी, लेकिन राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती है। उसके पीछे दो कारण होता है, यानी कि ये जो बंगाल खाड़ी की जो शाखा है वो राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती है, जबकि वो अरावली पर्वत जो राजस्थान में है उससे टकराती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती है। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते ये अपना नमी पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर चुकी होती है। और दूसरा कारण है कि राजस्थान भारत के पश्चिमोत्तर में पड़ता है और पश्चिमोत्तर में ही ITCZ अपने आप को स्थापित किया हुआ रहता है। और स्थापित करने के बाद होता क्या है कि और स्थापित होने से जो गर्म हवा होती है और ये जो नमी भरी या ठंडी हवा जो राजस्थान में जाता है उसको भी ITCZ गर्म कर देता है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान में न बंगाल खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है और न ही ये जो अरब सागर की जो शाखा है उससे भी वर्षा होती है। इसी कारण राजस्थान एक सूखा प्रदेश माना जाता है। अब हम लोग एक बार फिर देखते हैं कि राजस्थान में बंगाल खाड़ी की शाखा के कारण वर्षा क्यों नहीं होती है। तो बंगाल खाड़ी की शाखा जो हुगली नदी से होकर के उत्तर भारत में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले मिलता है कोलकाता, कोलकाता के बाद पटना, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद दिल्ली। यानी दिल्ली जाते जाते जो बंगाल खाड़ी की शाखा है वो अपना नमी पूरी तरीक़ा से खो चुकी होती है। अब उसके पास केवल हवा होता है, उसमें नमी नहीं होती है, जिसके कारण राजस्थान के अरावली पर्वत से टकराने के बाद भी वर्षा नहीं होता है राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में न तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होता है और न ही बंगाल खाड़ी की शाखा के कारण ही वर्षा होता है। तब वहाँ पे जीवन कैसे चलता है? तो राजस्थान में जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब के हल्की बैराज से निकलता है और हल्की बैराज जो है वो हल्की नामक स्थान पे बनाया गया है। इस स्थान पे सतलज और ब्यास दो नदी मिलती है और वहीं से एक नहर निकाला गया है जो है इंदिरा गांधी नहर। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान में सिंचाई करना। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से भी सिंचाई होती है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है जितना उसको चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। राजस्थान की ये जो पश्चिम हिस्सा है वहीं पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सिंचाई हो पाता है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर या पंजाब में उपस्थित है। इसका कारण है कि मतलब ये जो नहर है पूरे राजस्थान में फैला नहीं है। राजस्थान के पश्चिम में जो सिंचाई होती है उस जगह को या उस जिला को हनुमानगढ़ जिला कहा जाता है और यही जिला है जो केवल राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के कारण सिंचाई हो पाता है। ठीक है, इसीलिए राजस्थान के अधिकतर जो क्षेत्र है आज भी सूखाग्रस्त है, या मतलब सूखाग्रस्त है क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हुगली नदी से बंगाल खाड़ी की शाखा, हुगली नदी से बंगाल खाड़ी की जो शाखा है वो उत्तर भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ भी जो फेरल का नियम है वो देखने को मिलता है। फेरल का नियम जो इसके पहले पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है कि ये जो ग्लोब हुआ और ग्लोब में जो भूमध्य सागर और कर्क रेखा मकर रेखा होता है। तो जब भी ये कर्क रेखा में निम्न दाब बनता जब भी भूमध्य रेखा पे निम्न दाब बनता है तो कर्क रेखा से जो हवाएं चलती है वो अपनी दाईं ओर मुड़ती है और मकर रेखा से जो हवाएं चलती है वो बाईं ओर मुड़ती है।
तो यहाँ भी फेरल का नियम काम करता है कि जब उत्तरी गोलार्ध जब उत्तर भारत में बंगाल खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी ये जो शिवालिक श्रेणी है पर्वत है, यानी ये जो शिवालिक श्रेणी है उससे जाकर के टकराती है और टकराने के बाद यहीं पे अपना तापमान कम कर लेती है। यानी टकराने के बाद ये जो हवा है या जो बंगाल खाड़ी की शाखा है जिसमें नमी सबसे ज़्यादा है, जिसमें नमी बहुत ज़्यादा है, वो शिवालिक श्रेणी से टकराती है और टकराने के बाद उसके तापमान में कमी होती है और वही कमी के कारण अपना नमी शिवालिक श्रेणी के ढालों पर छोड़ देती है और ढालों पर छोड़ने के बाद जो शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा देखा जाता है। ठीक है, और यहीं पे जो इधर भारत के प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पे वर्षा नहीं होता है और ये प्रायद्वीपीय पठार में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड जहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है या ना मात्रा के होता है, जिसके कारण वहाँ पे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बुंदेलखंड में इतना बेरोजगारी होने के पीछे कारण है कि भारत में जितने भी रोजगार है वो उसका 54% रोजगार कृषि से जुड़ा हुआ है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में ही 54% रोजगार है। अब इससे एक चीज़ साफ हो गया होगा कि जिस राज्य में कृषि नहीं है वहाँ पे रोजगार की कमी ऑटोमेटिक होगी। इसीलिए बुंदेलखंड का जो जगह है यहाँ पे बारिश नहीं होती है और न ही बंगाल खाड़ी की शाखा के कारण होती है और न ही दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि करना संभव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा होगा तो गरीबी होगा, गरीबी होगा तो कुपोषण होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे से सब चीज़ रिलेटेड है। तो यही था बंगाल खाड़ी की शाखा। बंगाल खाड़ी की शाखा में ये भारत के जो पूर्वोत्तर तटीय स्थान है यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है, यानी यहीं पे जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है वहाँ पे वर्षा नहीं होता है और ये जो केरल के मलबार तट है वहीं पे वर्षा हो जाता है, जबकि केरल के मलबार तट से कुछ ही किलोमीटर पे तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, यहाँ भी वर्षा होता है। वो कैसे वर्षा होता है इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल खाड़ी की शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत के किन किन स्थानों पे वर्षा कराती है, भारत के किन किन स्थानों पे वर्षा कराती है। ठीक है, तो अरब सागर जो शाखा हम लोगों ने देखा था उससे हम लोग देखे थे कि भारत के जो भी पश्चिम तटीय स्थान है गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, इन सभी पे वो लगातार वर्षा कराता है और जैसे ही इस दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा में कमी देखा जाता है। कमी होने के पीछे कारण है कि पर्वतों की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर। उसके बाद जो नर्मदा और ताप्ती नदी है उसमें भी अरब सागर की शाखा के कारण वर्षा होती है और ये जो गुजरात के गिल और मांडव पहाड़ी है वहाँ भी वर्षा देखा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और उसके बाद अरावली पर्वत जो राजस्थान में है उसमें भी जो गुरशिखर चोटी है जो राजस्थान के माउंट आबू में है वहाँ भी अपवाद के रूप में वर्षा देखा जाता है। यानी ये हुआ कि अरब सागर शाखा से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, तो तटीय पश्चिमी तटीय स्थान, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, गिल मांडव पहाड़ पर और गुरशिखर चोटी पे। ठीक है, और वहीं पे बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो भारत के कहाँ कहाँ वर्षा कराती है, तो शिलोंग पठार से टकराती है, मेघालय में वर्षा होता है गोरो खासी जयंती पठारी के कारण, और उसके बाद सुरमा घाटी में वर्षा कराती है बंगाल खाड़ी की शाखा और ये हुगली नदी से हो करके उत्तर भारत में प्रवेश करती है जहाँ पे कोलकाता, पटना, इलाहाबाद और दिल्ली में वर्षा कराती है। तो ये था बंगाल खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा में
अंतर यानी दोनों कहाँ कहाँ वर्षा कराता है। ठीक है, तो यहीं पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है वो समाप्त होता है। और इसके अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत में ये जो मानसून आया उसके बाद कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि ये फिर लौटा भी होगा, यानी लौटता मानसून इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।